नर्मदा नदी मध्य भारत की जीवन रेखा है और यहाँ के लोगों की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है। पर क्या आपको पता है कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है और कहाँ होता है उसका उद्गम? आज हम आपको लेकर जाएंगे नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी के उद्गम की खोजी यात्रा पर, जहाँ हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कुंड या पास ही स्थित इस तालाब से होता है इस नदी का उद्गम। साथ ही आपको लेकर चलेंगे इस नदी के पूर्ण स्वरूप में आने की यात्रा पर, जहां बन रहा है इस पर सबसे पहला बांध। आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे इस अनजान नदी ने इस पूरे क्षेत्र को सदियों से जीवंत रखा है, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता के साथ साथ हजारों सालों से कई संस्कृतियां फल फूल रही हैं और साथ ही हैं कई अनोखी परंपराएं। एक पेयर मछली को सोने की नथ पहना के और छोड़ते थे। अपने उद्गम से 188 किलोमीटर का सफर कर नर्मदा में मिलने वाली यह है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी, हिरण का उद्गम स्थल और उद्गम क्षेत्र। दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट की एक और रोमांचक यात्रा पर। और आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले जबलपुर में स्थित कुंडम तहसील में। और आज हमारा इस इलाके में आने का उद्देश्य है एक ऐसी नदी का उद्गम स्थान तलाशना जो कि नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उसका नाम है हिरण। जी हाँ, हिरण। हमें मालूम है कि इस इलाके के बाहर बहुत ही कम लोगों ने इस नदी का नाम सुना होगा, जबकि यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। परंतु आज हमारे साथ इस सफर को पूरा करने के बाद आपके लिए यह महत्वपूर्ण नदी अब अनजानी नहीं रह जाएगी, जो कि लगभग 188 किलोमीटर का सफर करने के बाद नर्मदा में समाहित हो जाती है। और आज इस क्षेत्र के रिवर सिस्टम, हिस्ट्री और फ्लोरा फौना को अच्छी तरह से जानने वाले बॉटनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट मोहन नागवानी जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गुजर रहे हैं एक छोटे से कस्बे पान उमरिया से, और आप इस छोटे से स्थान के महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते ही होंगे। वह यह है कि यह भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। इसके ऊपर हमने पहले एक एपिसोड बनाया है, आप चैनल लिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। पर आज यहाँ से गुजरते हुए हम यहाँ मौजूद एक और ख़ास इमारत आपको दिखाते हैं, जो कि इस हिरन नदी के इलाके में कई स्थानों पर दिखाई पड़ती है। वह है गोंड और बघेल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी बावरियाँ या फिर स्टेपवेल्स। भारत के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भाग में कई बावड़ियाँ या स्टेपवेल मौजूद हैं, जो कि इस क्षेत्र की लंबी गर्मी के मौसम में पानी और ठंडी छांव को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम आती थी। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। इस बावड़ी का सबसे प्रमुख स्ट्रक्चर जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा वह है यह अर्धगोलाकार संरचना या आर्च। यह आपको मध्य प्रदेश के बघेल खंड के इलाके में बने 1500 से 1800 ईस्वी के बीच में
बने हुए किलों में दिखाई पड़ते हैं। पर क्या आपको पता है, यह बंगाल के बंगलादार छत के शैली से प्रेरित है, जिसे बाद में मध्य प्रदेश के गोंड, बघेल राजाओं ने और मुगलों ने अपनाया था। इस बावड़ी की कुछ और विशेषताएं हैं जो कि हम मोहन जी से सुनते हैं। ये जल संरचनाएं हमारे प्राचीन भारत की विशेषता रही हैं और यहाँ पशु भी आ सकते थे, एनिमल्स भी नीचे तक आके पानी पी सकते थे और हम बर्तन डुबो के यहाँ से भर सकते थे। देखिए, पूर्व में यहाँ पे मछलियाँ छोड़ी जाती थी। जब ये यहाँ पे खुदाई होती थी और ये बनाया जाता था तो मछली छोड़ी जाती थी और उसमें एक पेयर मछली को सोने की नथ पहना के और छोड़ते थे। वो उसको राजा और रानी की संज्ञा देते थे। तो उसके दो चीज़ थी, एक तो मछली यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम को बना देती थी, अभी भी आपको अटखेलियाँ करती हुई मछलियाँ दिख रही उसमें, और दूसरा वो जो सोना है, गोल्ड है, वो अपने आप में एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल चीज़ होती थी, तो पानी लंबे समय तक शुद्ध बना रहता था। तो गांव वाले बताते हैं कि जब ये इसमें पानी कम होता है या कभी सफाई होती है तो वो दोनों मछलियां जिनको कई साल पहले सोने की नथ पहना के यहाँ के लोगों ने इसमें छोड़ा था, वो आज भी दिखती है। चलिए, इस सुंदर सी बावड़ी को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। वैसे थोड़ा आगे बढ़ते साथ ही हमने कुछ ऐसी रोचक चीज़ें देखी जो कि हमारे डाइनिंग टेबल तक तो पहुंचती हैं, पर वह कैसे उगाई जाती हैं वह शायद हमने देखा नहीं होगा। जैसे देखिए, इस छोटे से तालाब में उगाई जा रही हैं वाटर चेस्टनट्स, या जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। तालाब के पीछे आपको जो वह झोपड़ी की तरह बनावट दिख रही है, वहाँ पान की खेती की जाती है। पान की खेती होने के कारण ही इस कस्बे को पान उमरिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए आज भी प्रकृति के आंचल में बसे हुए इस इलाके में आपको ऐसा एहसास होगा कि आप प्रकृति और इतिहास के बीच हैं। यहाँ जगह जगह पर खुदाई से निकले हुए पुरातत्व की संरचनाएं बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है। थोड़ा और आगे बढ़ते साथ ही हमें एक और बावड़ी दिखी, जिसकी बनावट एकदम जो अभी बावड़ी आपने देखी उससे मिलती है। यह आकार में थोड़ी छोटी है, पर एकदम वही बनावट है।
हमें आपको इन कम प्रसिद्ध जगहों को दिखाने का उद्देश्य यह है कि भारत में छोटे छोटे कस्बों में इतने ऐतिहासिक विरासत छुपे हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, और हम अपनी यात्रा में इन स्थानों को आपके सामने लाते रहते हैं। पान उमरिया से लगभग 1 घंटे का सफर करते हुए अब हम कुंडम पहुंच रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुंडम में एक कुंडेश्वर मंदिर परिसर है जहां एक कुंड से उद्गम होता है हिरण नदी का। जीपीएस की मदद से हम कुंडम तहसील पहुंच गए, जो कि जबलपुर जिले का एक तहसील है। यह एक छोटा कस्बा है जहां सड़कें काफ़ी सक्रिय हैं और यहां आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर घर में बांस यानी बैम्बू आर्ट का काम होता है। हम कुंडम की छोटी सकड़ी गलियों से होते हुए अब पहुंच रहे हैं कुंडेश्वर धाम में, और यहीं के कुंड से माना जाता है कि हिरण नदी का उद्गम होता है। चलिए आपको वह कुंड दिखाते हैं। ये हिरण नदी का उद्गम स्थान है। कुंडम ग्राम कुंडम में जो तालाब है वो नदी ही है। वहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ आके निकली और यहाँ से निकल के बहती चली गई, जिसकी कि इतिहास में भी कथाएं हैं। आपने वह कुंड देखा, पर हमेशा की तरह हमें 2 चीज़ों को स्थापित करना है। एक तो यह कुंड ही वह मुख्य स्रोत है जहाँ से हिरण नदी का उद्गम होता है। जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैदानी नदियों में एक धारा ही स्रोत नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग धाराएं मिलकर नदी का निर्माण करती हैं। पर वह पहला स्थान जहाँ पर कई शुरुआती धाराएं मिलकर इकट्ठा होती हैं और आगे बढ़ती हैं, आमतौर पर उसे ही उद्गम माना जाता है। तो क्या यह कुंडी वह स्थान है जिसे मुख्य स्रोत माना गया है? जब हमने यहाँ के रख रखाव करने वाले पंडित जी से पूछा तो वह हमें पीछे से आ रही एक और पानी की धारा की ओर लेकर गए,
जहाँ से पानी इस कुंड में पहुँच रहा था। बरसात के समय पास ही मौजूद एक बड़े से तालाब का भी अतिरिक्त पानी यहाँ कुंड तक पहुँचता है, पर यह सारे स्थान एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो फिर माना जा सकता है कि यह कुंड ही है वह स्थान जहाँ से होता है हिरण नदी का उद्गम। हम आपको पास ही स्थित वह तालाब भी दिखाते हैं। उद्गम स्थान की पुष्टि के बाद अब समय है उद्गम स्थान से नदी की मुख्य स्वरूप में आने की यात्रा का। उसके लिए हमें इस मंदिर में स्थित कुंड से आगे बढ़ते हुए पानी को फॉलो करना होगा, ताकि हम स्थापित कर पाएं कि यह धारा ही आगे जाकर हिरण नदी का रूप लेती है। हमारे उत्साह को देखते हुए हमारे इस खोजी सफर में मंदिर के पंडित जी भी हमारे साथ हो लिए और हम इस धारा के साथ साथ सबसे नजदीकी पुल तक गए। अभी आप इस पुल से वह दूर मंदिर देख सकते हैं और वहां से आती हुई धारा इस छोटे से पुल के नीचे से होकर जा रही है। तो यह बात तो पक्की हुई कि यह धारा एक छोटी सी नदी का रूप ले रही है, पर क्या यही हिरण नदी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और बड़े स्वरूप को ढूंढते हैं। पानी की धारा के साथ चलते हुए अब हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, इस पुल से आप हिरण नदी को देख सकते हैं, थोड़े बड़े आकार में। और ऐसे ही नदी के धारा के साथ साथ चलते हुए हम पहुंच गए हिरण नदी पर बने पहले बांध पर, जिस पर काम अभी चल ही रहा है। इसे कुसुआ डबरा का हिरण बांध कहा जाता है। अब आप अपने सामने मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कुंडेश्वर धाम के कुंड से होती हुई यह हिरण नदी यहाँ डैम तक पहुँच रही है। और यह है आपके सामने हिरण नदी पर बना पहला बांध।
इस अर्थली डैम को देखने के बाद आखिर में हम आपको उस स्थान पर लेकर चलेंगे जहाँ पर यह नदी अपने पूर्ण स्वरूप में दिखती है और वहाँ एक तीर्थ और एक मेला स्थान भी है। इस स्थान को कहते हैं सप्तधारा और यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के समय मेला लगता है जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस नदी में स्नान करते हैं। नीचे नदी के पास पहुंचकर हम आपको एक बहुत ही सुंदर मूर्ति भी दिखाते हैं। यह एक शिवलिंग है जो कि सैंडस्टोन पर बनाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। यह कलचुरी और छेदी राजाओं के समय इस तरह के शिवलिंग बनाए जाते थे। हमने पहले के वीडियोस में आपको कुछ ऐसे शिवलिंग दिखाए हैं। हालांकि यह मूर्ति उस काल की नहीं लग रही, फिर भी इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। एक बड़ी नदी को बड़ी और महान उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियां बनाती हैं। नदियों के बिना जीवन संभव नहीं है और नदियों का जीवन उनके सहायक नदियों के बिना संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हिरण को बहते रहने में हम सब साथ मिलकर मदद करेंगे, क्योंकि आज इसका अस्तित्व खतरे में है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।